जी, कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है सी दैट इज़ चार्ज सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स इज़ 8 वोल्ट। तो इनिशियल जो उसके पास पोटेंशियल डेवलप हुआ हुआ है वो 8 वोल्ट है, यानी कि ये बेसिकली मैक्सिमम पोटेंशियल है जो उसके जो है ना दो टर्मिनल्स के क्रॉस अपीयर हो गया है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि स्विच इज़ इनिशियली ओपन, स्विच इज़ क्लोज्ड एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जैसे ही आप स्विच क्लोज करते हैं तो ज़ाहिर डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। और कह रहे हैं कि फिगर 6.2 शोज़ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एज द कैपेसिटर डिस्चार्जेस। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ बना हुआ है पोटेंशियल और चार्ज का ग्राफ है। तो इसका मतलब है कि इनिशियली 8 वोल्ट्स आपके कैपेसिटर पे था और जैसे जैसे डिस्चार्जिंग होगी तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करता जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आने वाला है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो चार्ज भी इसके ऊपर डिक्रीज़ करेगा। तो शो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज़ 1.8 मिली जाउल। और एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आपको याद होगा, एरिया अंडर ग्राफ होता है, ठीक है। चार्ज और पोटेंशियल का अगर ग्राफ हो तो ये सिंपल आप यहाँ से कर लेंगे, माइक्रो का ध्यान कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी, ये चूँकि सिंपल क्वेश्चन है, जो इसका अगला पार्ट है वो डिफ़िकल्ट है, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है। आगे कहते हैं डिटरमिन द कैपेसिटेंस सी, गिव अ यूनिट विद योर आंसर। तो कैपेसिटेंस सी का फार्मूला सिंपल हो, आपको पता है सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो आप इस ग्राफ का जी ग्रेडियंट ले लेंगे, और बल्कि आपकी जो सी होगी वो 1 ओवर ग्रेडियंट है, ठीक है जी, 1 ओवर ग्रेडियंट। और उसमें भी फिर माइक्रो का ध्यान कर लीजिएगा कि माइक्रो को कन्वर्ट कर लें, वरना अदरवाइज़ ये कैपेसिटेंस गलत निकल आएगी। और यूनिट जो है कैपेसिटेंस की वो फैरेड है, ठीक है जी। तो आप एफ़ लिख सकते हैं या फैरेड पूरा लिखते हैं सेफ साइड पे रहने के लिए, ठीक है जी। ये इसकी यूनिट आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे इसका क्वेश्चन है जो कि बेसिकली मैं करवाना चाह रही थी, और वो क्वेश्चन ये है, बी पार्ट कह रहे जी कि फिगर 6.3 शोज़ द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी ओवर 8 वोल्ट्स, और उसको टाइम के साथ जी ग्राफ बना हुआ है, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी ओवर 8 वोल्ट्स का ग्राफ टाइम के साथ। और फिर कह रहे हैं कि शो दैट टी इज़ इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, यानी आपने शो करना है कि टी की वैल्यू जो है वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। तो द वैल्यू ऑफ जब यानी टी की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगी तो वैल्यू ऑफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वी ओवर 8 वोल्ट जो है वो 1 के इक्वल होगी। ये आपने प्रूव करना है। पहले तो बात ये है कि मैं इससे रिलेटेड यानी इस ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के बारे में सोचने से भी पहले तो मैं ये सोचूंगी ग्राफ आया कैसे है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हम लोग जो थे ना एक्सपोनेंशियल डिकेज पढ़ते रहे हैं इससे पहले, यानी अगर कैपेसिटेंस की ही मैं बात करूं, वैसे तो एक्सपोनेंशियल डिके आपको पता है न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है जब वो डिके करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, एक्टिविटी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ है, कैपेसिटेंस में भी यही चीज़ है। और इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड या इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज इनसाइड द बॉडी वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करते हैं। तो ये जो भी कोई एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होने वाला फंक्शन होता है उसमें टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे अगर आपका जो भी फंक्शन है वो इनिशियल ये क्यू नॉट है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आया हुआ है मैं वो बात कर लूँ, तो वो ऐसे करके डिक्रीज़ करेगा। और इसकी इक्वेशन क्या था जी, -t/RC, ये थी इक्वेशन। अच्छा, अब इस इक्वेशन की हमें अंडरस्टैंडिंग है। फिर अगर एक इक्वेशन वो भी थी हमारे पास, वो क्या थी कि नेचुरल लॉग ऑफ क्यू अगर हो तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आपकी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इसकी इक्वेशन आपको याद होगी कि नेचुरल लॉग ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू RC प्लस नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट, ये इक्वेशन इसकी बनती है, ठीक है। तो मैं ये बात आपको अभी इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आपको इक्वेशन लिखते हैं तो उसके ग्राफ का आइडिया आपको होता है कि इस ग्राफ से रिलेटेड ये इक्वेशन है। और इसमें जैसा कि इस ग्राफ में देखें जी, ये जो अभी मैंने जिसकी इक्वेशन लिखी है तो इसमें 1/RC जो है वो इसका ग्रेडियंट है और नेचुरल लॉग ऑफ क्यू नॉट जो है वो इसका वाई इंटरसेप्ट है। तो ये हमें इक्वेशन के ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ कुछ थोड़ा डिफरेंट सा नज़र आ रहा है,
इसका भी ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट मुझे पता चलना चाहिए, और ये भी पता चलना चाहिए कि ये आया कैसे है, क्या इसकी कहानी है। तो इसको कैसे करें जी? इसमें भी सिंपल वही तरीका होगा। मैं यहाँ पे कहूँगी कि इसकी स्टार्टिंग भी वही हुई होगी कि जी आपकी इक्वेशन है नेचुरल लॉग ऑफ, अब इसमें याद रखें कि इनिशियल पोटेंशियल जो है वो 8 वोल्ट्स है, तो नेचुरल लॉग ऑफ v इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -t/RC, आपको पता है RC टाइम कांस्टेंट होता है, एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 8 वोल्ट्स, ठीक है, 8.0 वोल्ट्स। ये आपका स्टोरी है। अब आप इसमें क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन इस टर्म को आप इस साइड पे ले आए, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 8.0 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -t/RC। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लें। आपको पता है कि दो टर्म्स अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो वो असल में डिवीजन होती है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ v माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 8 वोल्ट, मतलब मैं बल्कि आपको इसको और सिंपल करके बताती हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b का मतलब ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b, मतलब ये इसके इक्वल होता है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लूँगी नेचुरल लॉग ऑफ v/8.0 वोल्ट्स इज इक्वल टू -t/RC। अब ये वाला नेगेटिव आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा जी, एक मिनट में थोड़ा सा ये, हाँ जी, ये बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v/8.0 वोल्ट्स इज इक्वल टू t/RC। देख रहे हैं आप कि ये y एक्सिस पे जो भी कुछ इसने लिया हुआ है वो ये आ गया है, इसका मतलब है ये वाली चीज़ आपकी y है, और ये 1/RC जो है वो आपका ग्रेडियंट है, और देखें टाइम जो है वो आपका x एक्सिस पे। तो यहाँ से जी हम इसको ज़रा वो कर लेते हैं अलग अलग कि ये आपकी y वैल्यू है, ये आपकी x वैल्यू है, और ये जी है आपका 1/RC जो है वो आपका ग्रेडियंट है। अब जी हमें काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता चल गई। अब हम इजी होके इस क्वेश्चन पे जो है ना वो डिस्कशन कर सकेंगे कि बेसिकली ये चीज़ आई कहाँ से। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हमें कुछ भी समझ नहीं आना था। तो ये हमारी y वैल्यू आ गई, t हमारी x वैल्यू है, और इस ग्राफ का ग्रेडियंट हमें देगा 1/RC। और आप देखेंगे ये ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी इसका कोई y इंटरसेप्ट नहीं है। तो अब इसने कहा है कि t जो है अगर टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगा तो ये वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगी। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे जी? तो हम या तो ये है कि हम इक्वेशन लिख लें, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जो हमने डिराइव की है कि ये जो है वो t/RC के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि अगर आप टाइम की जगह पर टॉ यानी टाइम कांस्टेंट पुट करेंगे, जो कि आपको पता है कि RC के इक्वल होती है, ठीक है जी, जो कि RC के इक्वल होती है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v/8.0 वोल्ट जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रूव हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये सारी डेरिवेशन उसको बताएं ताकि उसको पता चले कि ये वाली जो इक्वेशन इसने लिखी है वो इसको आइडिया है कि कहाँ से आई है। डिटरमिन द टाइम कांस्टेंट t फॉर टॉ फॉर द सर्किट इन द फिगर 6.1। इसके लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। तो सिंपल अभी बात हुई है कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। ये देखें जी, अभी हमने ये बात की थी इधर इस जगह पे कि जो ग्रेडियंट है वो 1 टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर बस आपने ग्रेडियंट लेके उसका इन्वर्स कर देना है। बाकी जी अगले पार्ट में वो कहते हैं कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस कांस्टेंट पता चल गया है, और कैपेसिटेंस भी मेरा ख्याल है पिछले पार्ट में उन्होंने पता करवाई हुई थी, तो रेजिस्टेंस भी आपकी निकल आएगी इस फार्मूला से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि काफ़ी ईजी है, क्या है जी, एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज to bring the charge from infinity to the given point in the electric field। कह रहा है कि an isolated conducting sphere in vacuum has radius r, और आपने मेरा ख्याल है कि ये प्रूव करना है कि कैपेसिटेंस इसके इक्वल है। ये तो काफ़ी सिंपल है कि c इज़ इक्वल टू q/v होता है, ठीक है, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है जी 1/4πε0 q/r। यस, तो आप ये वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो
जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। करके दिखा देती हूँ जी। C इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और आपको पता है कि A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C का मतलब ये होता है कि A मल्टीप्लाइड बाय C डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो मैं वो ये करने लगी हूँ इसके साथ भी। तो Q इज मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ओवर Q, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो C है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल आ जाएगा। आगे आ जाए जी। कहता है द डोम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। एक डोम है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का। ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर कुछ ऐसे होता है, उसके ऊपर एक ग्लोब सा लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक मशीन सी फिट होती है जिसमें वो रबर का वो उस पर वो चल रहा होता है, और वो चार्ज जो है उसके ऊपर इंक्रीज होता रहता है मुसलसल, यानी चार्ज इस पर स्टोर होता रहता है। जी बेटा। ये जो स्क्वायर वाला केस होता है इसमें इसकी वो क्या बनेगी, जब हमसे पूछेंगे कि व्हाट इज डिफाइन कैपेसिटेंस इस पे, तो हम इस पे क्या डेफिनेशन देंगे? जी, इसकी डेफिनेशन ये होगी C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसकी वो है ना इक्वेशन, तो आपने उसी से ही देनी है। आपने लिखना है चार्ज ऑन द स्फीयर पर यूनिट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि जो पोटेंशियल हाँ C इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो चार्ज तो पूरे स्फीयर पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, और पोटेंशियल जो है उसके सरफेस पे, अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना पड़ा तो हमें रेडियस ऑफ द स्फीयर लेना पड़ेगा। तो कहेंगे कि चार्ज ऑन द स्फीयर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, या पोटेंशियल अपीयर्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है, और इनिशियली आप उसे चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे अपीयर हो रहा है, इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो है 4.5 किलो वोल्ट। A smaller isolated sphere of radius 5.2 initially uncharged is brought near to the dome। एक और जी वो स्फीयर ले आए हैं इसके करीब, ठीक है, और फिर क्या होता है कि जिसका जो है उसकी वैल्यू 5.2 है, एक और स्फीयर करीब ले आते हैं, और फिर क्या होता है कि स्पार्किंग अकर होती है और एक करंट ट्रैवल करता है दोनों स्फीयर्स के दरमियान में, और करंट उस वक्त तक ट्रैवल करता है जब तक कि इनके ऊपर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, यानी स्पार्किंग हुई और जी चार्ज ट्रैवल कर रहा है इस बड़े स्फीयर से छोटे स्फीयर पे, और फिर एट द एंड चार्ज ट्रैवल करना तब स्टॉप करता है जब पोटेंशियल सेम हो गया। Assume that any charge on the sphere may be considered to act as point charge at its center. Calculate the charge that is transferred between the two spheres। आपने ये बताना है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र होके गया। तो इसके जी दो मेथड हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं एक मेथड आपको पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि C का फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, जो पिछले पार्ट में उसने हमसे डिराइव करवाया, ठीक है जी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों की अलग अलग कैपेसिटेंस निकाल लें, ठीक है, इस फार्मूले से। उसके बाद आप क्या करें कि आप कहें कि पोटेंशियल जो है इनके ऊपर सेम है आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो फार्मूला जो होता है वो जो फार्मूला कौन सा है जी, C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी का फार्मूला, तो V इज़ इक्वल टू क्यू बाई C आ जाएगा। तो पोटेंशियल एट स्मॉलर स्फीयर एंड पोटेंशियल एट लार्जर स्फीयर सेम होगा जब उस पे से चार्ज ट्रांसफ़र हो चुका है। और एक पे जो, यानी अगर मैं कहूँ कि इनिशियली चार्ज इस पे Q था और इस पे स्मॉल q चार्ज ट्रांसफ़र होके गया है, तो स्मॉलर स्फीयर पे चार्ज स्मॉल q होगा डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज़ इक्वल टू ये लार्जर स्फीयर पे जो चार्ज अब रह गया होगा वो q माइनस स्मॉल q होगा, और इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी जी, CL होगी, जो कि आप अलहदा से फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लगा के निकाल लेंगे, जिसमें एक में आप R 5.2 लगा दें, और आई होप ये सेंटीमीटर है तो उसको भी कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। और आपको पता है ना कि वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 8.99 इंटू 10⁹ होती है। तो आप इसका इन्वर्स लेंगे तो तब आप यहाँ पे इसको पुट करेंगे।
तो कैपेसिटेंस स्मॉल और लार्ज सफ़ियर की अलग अलग निकाल के इधर लगाएंगे और फिर आप ये वाला जो है ना कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक मसला है कि जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो तो स्मॉल क्यू है, यानी हमारा जो गोल है वो स्मॉल क्यू मालूम करना है। तो ये कैपिटल क्यू फिर कैसे पता? उसके ऊपर पोटेंशियल भी मुझे पता था, उसका रेडियस भी पता था। तो आप वो जो फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, ये फार्मूला लगाएं। इनिशियल पोटेंशियल भी 4.5 किलो वोल्ट जो बड़े वाला कैपेसिटर है, सॉरी बड़े वाला जो सफ़ियर है, डोम है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का, उसका पोटेंशियल पता है। रेडियस भी हमें पता है 13 सेंटीमीटर, वो लगा दें। ठीक है जी, तो आपका ये काम हो जाएगा कि आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे ही आपको कैपिटल क्यू की वैल्यू पता चलेगी, आप इस सिचुएशन में उसको प्लग इन करेंगे तो ये स्मॉल क्यू निकल आएगा आपका। ठीक है जी, तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि मुझे इसको टाइम पे स्पार्किंग अकर होगी, उस टाइम पे ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये छोटा सफ़ियर और बड़ा सफ़ियर दोनों स्पार्किंग की वजह से कनेक्टेड हैं और हम इनको सिंगल सफ़ियर की तरह ट्रीट कर लें और जो फाइनल पोटेंशियल इन दोनों पे आया हुआ है, हम फिर फार्मूला टू चार्ज ओवर पोटेंशियल ये वाला है ना, तो टोटल कैपेसिटेंस ले लें, टोटल चार्ज ले लें और टोटल पोटेंशियल। ठीक है जी, यूं करके हमें कुछ करना पड़ेगा और इससे हम, अच्छा अब इसमें टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकलेगी? वो आ जाएगी जी 4πε0 स्मॉल सफ़ियर का जो रेडियस होगा वो भी आपको लेना पड़ेगा और लार्ज सफ़ियर का रेडियस भी ले लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आप ले लेंगे इस तरह से, क्योंकि पोटेंशियल दोनों सफ़ियर्स पे सेम है। इसका मतलब है कि हम इसको वो पैरेलल वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि टोटल कैपेसिटेंस ऐसे निकाल रहे हैं सीधा ऐड करके। ठीक है जी, क्योंकि दोनों सफ़ियर्स पे सेम पोटेंशियल है, तो हम इन दोनों सफ़ियर्स को कैपेसिटर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और चूँकि जब भी आपको याद हो कि पोटेंशियल सेम होता है दो कैपेसिटर्स पे, तो वो पैरेलल में लगे हुए होते हैं। तो अगर इन पे दोनों पे पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इनकी कैपेसिटेंस भी इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमें टोटल कैपेसिटेंस पता चल गई तो टोटल चार्ज निकाल लेंगे और टोटल पोटेंशियल जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊं कि इसमें टोटल चार्ज ही निकालना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, ये टोटल चार्ज उस फार्मूले से पहले आप इसमें लगाएंगे 4πε0 स्मॉल रेडियस प्लस लार्ज रेडियस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है और यहाँ से आपको टोटल पोटेंशियल असल में निकालना है। टोटल चार्ज भी आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, यानी फाइनल पोटेंशियल आपने निकालना है जो इन दोनों पे आया हुआ है। मतलब इनिशियल पोटेंशियल 4.5 किलो वोल्ट है और जो बाद में स्पार्किंग के बाद इन पे पोटेंशियल आएगा वो मालूम करना है। और ये चार्ज कैसे मालूम करेंगे? इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर, ये फार्मूला लगा के आपको पहले टोटल चार्ज जो इस सफ़ियर पे था वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बड़े वाले सफ़ियर पे, फिर आप वो वैल्यू इधर पुट करेंगे, यहाँ से आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो फार्मूला लगाएंगे दोबारा से कि पोटेंशियल इज़ इक्वल टू 1/4πε0 आर इंटू स्मॉल क्यू। ये अब आप स्मॉल सफ़ियर पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो टोटल पोटेंशियल है वो स्मॉल सफ़ियर पे भी वही है और लार्ज सफ़ियर पे भी वही है। तो स्मॉल सफ़ियर का पोटेंशियल जब आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आप ये वाला क्यू निकाल सकेंगे। तो ये सेकंड मेथड है। मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या किया कि पहले टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज एंड टोटल पोटेंशियल आफ्टर द स्पार्किंग ये कर लिया। ठीक है, स्पार्किंग के बाद जो टोटल पोटेंशियल आ गया वो असल में स्मॉल जो सफ़ियर है उसका पोटेंशियल था या लार्ज का था, दोनों पे सेम था, वो निकाला। लेकिन उसके लिए पहले चार्ज भी निकालना पड़ेगा अलग से, वो बड़े सफ़ियर का चार्ज वो यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि वही टोटल चार्ज है जो दोनों सफ़ियर्स पे आया हुआ है। फिर आप नया दोबारा से ये स्मॉल सफ़ियर के लिए पोटेंशियल वाला फार्मूला लगाएंगे और उसमें आर की वैल्यू ज़ाहिर है छोटे सफ़ियर की 5.2 सेंटीमीटर लगेगी, जिसे आप कन्वर्ट कर लेंगे और स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल आएगी। तो ये है जी, इन्होंने जैसे कैपेसिटेंस और रेजिस्टर सामने लगाया हुआ है, तो दो उसने ना
आपके सामने वो ग्राफ दिखाए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि फिगर आपने 6.3 को, उसकी शेप को आपने एक्सप्लेन करना है, फिगर 6.3 की शेप को। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है? सबसे पहले आप ये कहें कि ये कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है तो जो भी चार्ज, जो भी पोटेंशियल इस कैपेसिटर पे अपीयर होगा वही पोटेंशियल इस रेजिस्टर पे भी होगा। पहली बात आप ये करेंगे। फिर आप ये कहेंगे कि जब स्विच क्लोज होगा तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्जिंग जब हो रही है तो फार्मूला C=Q/V वर्क करता है, जिसमें C कांस्टेंट है, तो चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि सर्किट में चार्ज जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज़ करेगा। तो ये आपकी जो शेप एक्सप्लेन करनी थी ये हो गई कि पोटेंशियल क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, यानी पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। फिर से जी बता दूं कि पहले कहना है कि कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर होगा वही रेजिस्टर के क्रॉस अपीयर होगा। यानी अगर आपको मैं आसान ज़बान में बताऊं तो रेजिस्टर के सामने ये जो कैपेसिटर है एज अ बैटरी एक्ट कर रहा है। फिर आप कहेंगे कि क्योंकि आपने स्विच ऑन किया है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना शुरू हो गया, और उसके बाद ये फार्मूला उस पर लगाएं तो चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ़ C इज़ कांस्टेंट। अब हमने ये तो समझा दिया उसको कि V डिक्रीज़ करे, लेकिन अब ये कर्व कैसे बतानी है, यानी आपने कर्व के लिए रीज़न जो है ना वो ढूंढनी है। तो सीधी सी बात है एक और कि जी इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपको क्या देता है, करंट देता है। ठीक है। और अब एक और यहाँ से पहले आप ये बताएंगे कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको करंट देता है, फिर आप उसे ये बताएं कि ओहम्स लॉ से V=IR। ठीक है। ओहम्स लॉ से रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टर की कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली बात। ठीक है, कि पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अब देखें ये ग्राफ जो है इसका ग्रेडियंट ΔV/ΔT है, तो मुझे कर्व को प्रूव करने के लिए इस ग्राफ के ग्रेडियंट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो अगर वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ΔV/ΔT भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ आ गई? ठीक है ना। मैं कैसे लिंक कर रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है? मैंने क्या कहा, ओहम्स लॉ का हवाला दिया। मैंने कहा ओहम्स लॉ यहाँ पे वर्क करेगा, किसके ऊपर, रेजिस्टर पे ओहम्स लॉ वर्क करेगा कि जैसे जैसे इसके ऊपर पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा करंट भी डिक्रीज़ करेगा, जबकि रेजिस्टेंस आपकी फिक्स है। फिर मैंने कर्व को चूँकि प्रूव करना था कि कर्व ऐसा क्यों है, तो मैं असल में वो उसके लिए सोच रही हूँ कि यार ΔV/ΔT कैसा होना चाहिए। अब जब ΔV/ΔT को ढूंढना है तो असल में मुझे ΔI/ΔT को ढूंढना है। ठीक है ना। तो अब ΔI/ΔT कैसे, कहाँ से निकलेगा, वो इस ग्राफ से निकलेगा कि आपको पहले यहाँ पे ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, एक मिनट, यहाँ पे ग्रेडियंट लेना होगा, और लेट से कि वो इस पॉइंट पे आपकी करंट की वैल्यू I1 आ गई, और फिर आप थोड़ा सा, यानी कि ये इंटरवल आप ये रख लें 2.5 का, और फिर आप यहाँ पे ग्रेडियंट ले लें, तो ये जो है वो आपकी I2 आ जाएगी, और इस इंटरवल ΔT में आपका जो वो चेंज आ जाएगा दैट वुड बी ΔI/ΔT। ठीक है, वो चेंज क्या आ जाएगा, ये I2 - I1। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा और आगे, मतलब आप यहाँ पे कर लें, लेट से कि इस इंटरवल पे कर लें, ये वाला इंटरवल, और इस पे भी आप दो वो ले लें, टेंजेंट ले लें। एक ये वाला आ गया आपका और एक ये वाला आ गया। ठीक है। अब ये वाला आपका I3 और I4 हो जाएगा, और इस पोर्शन में आप ΔI/ΔT आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपको उससे बता रही हूँ अंडरस्टैंडिंग से कि I4/I3 आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो चेंज है वो इनिशियल जो है वो आप देखें यहाँ पे कहिएगा कि चूँकि देखें ना ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, तो आप उसे कहेंगे कि चेंज इन I जो है वो इनिशियली ज़्यादा है, और बाद में जो चेंज इन I है वो कम हो गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कहेंगे कि अगर ΔI/ΔT जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, यानी यानी चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो ये ΔV/ΔT भी डिक्रीज़ करेगा, बिकॉज बोथ आर प्रोपोर्शनल।
तो इसलिए इसके उसमें ऐसी कर्व आएगी, यानी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आएगा। ठीक है जी, तो ये एक्सप्लेनेशन इसकी बनती है। अब मार्किंग स्कीम में क्या एग्जैक्ट वो वर्ड्स हैं वो अब अंडरस्टैंडेबल होंगे वहाँ से अगर आप समझें। पॉइंट्स ज़रा नोट करें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, जो हमने बात की थी। करंट इन रेजिस्टर प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, वही जो ओहम्स लॉ से मैंने कहा था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वो भी कह रहे हैं। फिर कहते हैं करंट कॉजेज कैपेसिटर टू लूज चार्ज। ठीक है, तो करंट की वजह से, क्योंकि सर्किट में करंट है तो कैपेसिटर पे चार्ज लूज हो रहा होगा। देखें ये क्वेश्चन थी ना कि जितना ज़्यादा चार्ज डिक्रीज करेगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। ये सारे जी लिंक हो रहे हैं। फिर कहता है चार्ज ऑन कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये वाली बात कि चार्ज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, इसलिए पोटेंशियल कम हो रहा है, और अगर पोटेंशियल कम हो रहा है तो डेफिनेटली करंट कम हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट जो है वो, अच्छा, एनी टू ऑफ दिस पॉइंट्स 1 मार्क ईच, और लास्ट पॉइंट जिस पे अलग से नंबर है, और वो पॉइंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज एज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज, कि आपका जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है वो डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन वो मैंने प्रूव किया कि क्यों चेंज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि असल में वो उसका लिंक इस करंट के साथ है। यानी यहाँ पे जो करंट है कैपेसिटर के ऊपर से पे जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियल डिके करता है, तो करंट डिक्रीज करेगा, और आप हर पॉइंट पे जब टेंजेंट लेंगे तो वहाँ पे करंट आता चला जाएगा, यानी टेंजेंट जो है वो उसका ग्रेडियंट करंट को शो करेगा, और आप करंट निकाल लें और टाइम इंटरवल पे आप ज़रा चेंज इन करंट चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि करंट की वेरिएशन कैसे है, क्योंकि ये वो सेम सवाल है जो 6.2 है ये रेजिस्टर का या फिर कैपेसिटर का हम ये भी नहीं देख सकते कि एरिया अंडर ग्राफ आफ्टर लाइक एवरी 5 इंटरवल वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है। I into T होता है। ओके, तो तुम कह रहे हो कि यानी इसका जो एरिया अंडर ग्राफ है वो I इंटू टी देगा तुम्हें, तो यहाँ पे चार्ज में चेंज आ रही है तो टाइम, अच्छा सेम टाइम इंटरवल पे, ठीक हो गया, तो तुम सेम टाइम इंटरवल पे जब एरिया निकालोगे तो तुम कहोगे कि वो एरिया डिक्रीज कर रहा है इसलिए चार्ज भी डिक्रीज, करंट भी डिक्रीज कर रहा है, यानी चेंज इन करंट। यस, तो मैं प्रूव करना होगा कि टाइम के साथ जो चेंज इन करंट है ना वो डिक्रीज करेगा। यस, तुम एरिया अंडर ग्राफ से भी यस इसको कर सकते हो कि फॉर सेम टाइम इंटरवल, मसलन इसका इस टाइम इंटरवल का ले लो और फिर इस टाइम इंटरवल का ले लो, तो हाँ ये बात टू सम एक्सटेंट बिल्कुल वैलिड होगी। अच्छा जी, ये इसकी डिस्कशन कंप्लीट होगी। मैं आपको ये एक देखें चीज़ दिखाना चाह रही थी कि P5 में ये वाली जो चीज़ आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, ये मई जून 2021 के क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखें जी, 2 फ्लैट मेटल प्लेट्स आर हेल्ड अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटिंग पैड्स एज शोन इन द फिगर। ये कोई यार पॉलीस्टायरीन के ये ऐसे उन्होंने वो इंसुलेटिंग वो बना लिए जो भी है ना, ये क्या कहते हैं, क्यूब से, और उनको 2 प्लेट्स के दरमियान रख दी है। एक्सप्लेन हाउ द प्लेट्स कुड एक्ट एज कैपेसिटर। अब ये कह रहा है कि बताएं जी कि ये प्लेट्स कैपेसिटर की तरह कैसे एक्ट करेंगी। ये मैं P5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए कह रही हूँ कि यार वहाँ पे भी 2 प्लेट्स वो दे देते हैं और कहते हैं कि ये 2 प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट्स और ये कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रही हैं और फलाना ये वो, तो वहाँ पे डायग्राम बनानी पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आप उन प्लेट्स को कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको करीब रखेंगे, बस उनके दरमियान फासला रहना चाहिए। तो अब ये कैसे एक्ट करेंगी कैपेसिटर के तौर पे कि आप ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर लें, ठीक है, जो उसके ऊपर चूँकि मेटल प्लेट है तो चार्ज मेटल प्लेट पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद रखिएगा कि इंसुलेटर्स पे जब आप चार्ज लेकर आते हैं तो वो उन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो जहाँ पे आपने चार्ज रखा है वो उधर ही स्टे करता है, जबकि मेटल्स में जो है ना चार्ज मूव करने की एबिलिटी रखता है, तो इवनली खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नीचे वाली प्लेट में नेगेटिव चार्ज होगा। 2 नंबर है, आपने कहना है कि आप ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दें, नीचे वाली को नेगेटिव चार्ज कर दें, सेम चार्ज दोनों पर होगा। और आप फिर कहेंगे चूँकि ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस,
show that they have stored electric potential energy, hence they behave as capacitor. कैपेसिटर का भी तो बेटा यही काम होता है, एनर्जी स्टोर करना है। तो यहाँ पर भी दोनों ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स सम डिस्टेंस डी से सेपरेट अगर हों तो वो चीज़ें चार्ज स्टोर करती हैं। इसी तरह अगर अच्छा स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, स्फीयर जो है वो कैसे कैपेसिटर के तौर पे बिहेव करता है, बताएं ज़रा। इसी कॉन्टेक्स्ट में कि एक स्फीयर है, उसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज वो कर दिया है, मेटल स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर करवाया है, तो ये कैसे कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। इसमें आप कहेंगे, जी बोलें। हम ग्राउंड के रिलेटिव बोलेंगे ना? नहीं बेटा, इसमें तो देखिए ना सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे कि सेम चार्ज जो है उसको जब आपने करीब लाया है एक दूसरे के, तो तब एनर्जी स्टोर हुई हुई है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए स्टोर हुई हुई है कि पूरे स्फीयर हाँ पॉजिटिव चार्ज है, और आपने जाहिर है जब पहला चार्ज इस पर स्टोर किया होगा उस वक्त तो इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ी होगी। जब दूसरा चार्ज ला के स्टोर किया होगा तो पिछले वाले ने तो बड़ा रिपेल किया होगा, तो वो वर्क डन करना पड़ा होगा। तो आप कहेंगे कि वर्क डन ऑन चार्जेस इन ब्रिंगिंग सेम चार्जेस, सेम इसको क्या कहना चाहिए, सेम पोलैरिटी वाले चार्जेस विद सेम पोलैरिटी, इन ब्रिंगिंग चार्जेस विद सेम पोलैरिटी टुगेदर। ठीक है, और ये मतलब कैपेसिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही यही कि आपने वर्क डन करवाया हुआ है चार्जेस के ऊपर, और आपने उनको स्टोर कराया है, उनको ऐसी जगह पे स्टोर किया है कि वर्क डन करना पड़ा उनको स्टोर करने के लिए, तो वो वर्क डन अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए तो कहते हैं कि कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल अपीयर होता है। तो कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल का अपीयर होना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की प्रेजेंस का प्रूफ है। तो आपने कहना है कि जी वर्क डन ऑन चार्जेस एंड ब्रिंगिंग द चार्जेस विद सेम पोलैरिटी टुगेदर, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगी और ये एज अ कैपेसिटर एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आप उसको प्रूफ दे सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। एक ये जी कि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो तो आपको पता ही है कि चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और इसके फंक्शंस जो है कैपेसिटर के, 3 फंक्शंस ऑफ कैपेसिटर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक जी स्मूदिंग है, ठीक है, और वाले जो सर्किट में ट्यूनिंग सर्किट्स में भी इसका काम होता है। यानी ये जो वो सर्किट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनाते हैं, डीसी करंट को ऐसे ब्लॉक करता है कि अगर आपने अपना कैपेसिटर लगाया हुआ है, ऐसे ये कैपेसिटर लगाया हुआ है और उसके साथ में डीसी सप्लाई है, तो बस जैसे ही ये चार्ज होगा तो करंट फ्लो करना बंद कर देता है, यानी मुसलसल फ्लो ऑफ करंट नहीं पॉसिबल होता। जबकि अगर आप इसकी जगह, हाँ जी बोलें, जबकि आप एसी लगाएंगे ना तो मुसलसल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहेगी, क्योंकि इसके टर्मिनल जो है वो उनकी पोलैरिटी मुसलसल चेंज होती रहती है। इसलिए एसी करंट को ये ब्लॉक नहीं कर पाता, कैपेसिटर जो है एसी करंट को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें आ जाएगा ब्लॉकिंग डीसी, और ट्यूनिंग सर्किट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके फंक्शंस में टाइम डिले भी है, टाइम डिले भी है, बहुत ठीक हो गया। लेकिन अच्छा, टाइम डिले तो वैसे रजिस्टर की वजह से होता है, यानी डिस्चार्जिंग का टाइम डिले हो जाएगा या चार्जिंग का। और हमने कहा था स्मूदिंग, तो इनकी ना सारी बेटा अंडरस्टैंडिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में वो ये अगर आपसे नाम पूछ रहे हैं कि फलाना फंक्शन, तो आपको वो पता भी होना चाहिए। जैसे अभी डीसी की ब्लॉकेज का बताया मैंने, और एसी को ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि टर्मिनल स्वैप करते रहते हैं। तो एक दफ़ा में अगर कैपेसिटर चार्ज हुआ है तो दूसरी तरफ डिस्चार्ज होगा, फिर दोबारा से चार्ज होगा, मुसलसल ये काम होता रहेगा। तो कभी भी सर्किट में करंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, जबकि इसमें
करंट उसका 0 हो जाएगा जब ये फुली चार्ज हो जाएगा आपका कैपेसिटर। और ट्यूनिंग सर्किट में यूँ होता है कि एक रेजिस्टर लगा हुआ होगा, एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा और एक इंडक्टर लगा हुआ होता है, ठीक है जी। अब उसमें उसको आप एसी सप्लाई देते हैं और एसी सप्लाई की स्पेशल फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, तो वो क्या होता है कि ये इंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और सर्किट ये कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं इस सर्किट से, जिसको आप ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसी से आपको पता है वो बनती हैं क्या भला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो बाहर से आने वाली जो भी ईएम वेव्स हैं वो मैच कर जाएंगी अगर इसके साथ, तो रेजोनेंस अकर होती है और आप रेडियो पे वो ट्यून कर सकते हैं कि जी मैंने फलाना स्टेशन सुनना है या मैंने कोई और स्टेशन सुनना है। तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल लगे हुए होते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर, जिसको आप जब अपने रेडियो पे नॉब वगैरह चेंज करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करा सकते हैं। इस इंडक्टर की इंडक्टेंस भी चेंज की जा सकती है किसी तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करवा के आप डिफरेंट उस पर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करवाएंगे तो आपकी जो एक्सटर्नल ईएम वेव्स आ रही हैं उनको आपका रेडियो जो है ना वो उसके साथ जब मैच करेगा अपनी फ्रीक्वेंसी तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। एंड इस तरह से इसको ट्यूनिंग सर्किट कहा जाता है कि आपने ट्यून कर लिया है किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी पे और आप वो फ्रीक्वेंसी पे सुन सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है जी। तो ये है स्टोरी।